चलो आज अपने भूगोल पढ़ रहे हैं राजस्थान का। और ये तीसरी चौथी क्लास है इसमें। इससे पीछे जो कराया है वो मैं आपको बता दूंगा। देखो, जैसे ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर ये हम ग्लोब के ऊपर भूमध्य रेखा बना लेते हैं 0 डिग्री। ये यहाँ पर है कर्क रेखा, ये है मकर रेखा, ये बना लेते हैं हम 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और ये है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। और ये है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है। अब सूर्य की जो किरणें है ना, सूर्य की जो सीधी किरणें पड़ती है पृथ्वी पर, वो उत्तर में कर्क रेखा तक पड़ती है और दक्षिण में कौन सी रेखा तक पड़ती है? मकर रेखा तक पड़ती है। कर्क और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है वहां पर साल में 2 बार सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। ठीक है। इसलिए इस क्षेत्र के अंदर गर्मी है वो ज्यादा होती है, इसलिए गर्म का एक पर्यायवाची उष्ण भी होता है, तो इसे बोलते हैं उष्ण कटिबंध। क्योंकि कोई भी दो अक्षांश रेखा होती है उनके बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? कटिबंध कहलाता है। तो कर्क रेखा भी एक अक्षांश रेखा है, मकर रेखा भी एक अक्षांश रेखा है, तो इनके बीच का क्षेत्र कटिबंध हो गया और सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर लगभग अपने कह सकते हैं साल भर गर्मी ज्यादा रहती है, इसलिए इसका नाम क्या है? उष्ण कटिबंध। अब इस कर्क रेखा से उत्तर में और मकर रेखा से दक्षिण के अंदर सूर्य की किरणें वो सीधी नहीं पड़ती, लेकिन इसके पास वाला क्षेत्र है इसलिए इतना ज्यादा ठंडा भी नहीं रहता, लेकिन इस क्षेत्र के मुकाबले क्या रहता है? ठंडा रहता है। इस क्षेत्र को भूगोलवेताओं ने नाम दिया है शीतोष्ण कटिबंध। और इधर मकर रेखा से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा के बीच का क्षेत्र भी क्या कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंध। और इसके बाद का जो क्षेत्र है 66.5 डिग्री से बाद का जो 90 डिग्री की ओर का दोनों ओर का क्षेत्र है, यहाँ पर सूर्य की किरणें बहुत ही कम मात्रा के अंदर पहुंचती है। हम ये भी कह सकते हैं कि 6 महीने का दिन 6 महीने की रात वाली स्थिति रहती है यहाँ पे, इसलिए यहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है। ये क्षेत्र क्या कहलाता है? शीत कटिबंध कहलाता है। ये उत्तर में भी शीत कटिबंध है और ये दक्षिण में भी शीत कटिबंध है। एक तो ये कटिबंध हो गए पृथ्वी के। फिर एक अपने और वर्गीकरण पढ़ते हैं थोड़ा सा। इसके अंदर क्या है, इसमें वर्गीकरण थोड़ा सा अलग प्रकार से किया गया है। ये यहां पर भूमध्य रेखा, ये आप मान लीजिए यहां पर कर्क रेखा, ये मकर रेखा। कर्क और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र कौन सा कटिबंध हो गया? उष्ण कटिबंध दोनों ओर, ये सारा उष्ण कटिबंध हो गया। यहाँ तक उष्ण के बाद वाला जो क्षेत्र है अपने लगभग मान के चले कि 40 डिग्री के आसपास का जो क्षेत्र है दोनों ओर, उष्ण से कम गर्म है, तो इसे नाम दिया गया उपोष्ण कटिबंध। और इधर इसका भी नाम क्या दिया गया? उपोष्ण कटिबंध। फिर ये अपने 66.5 डिग्री से उत्तर वाला 90 डिग्री तक और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से दक्षिण वाला 90 डिग्री तक, ये कहलाया कौन सा कटिबंध? शीत कटिबंध। ये भी शीत कटिबंध। और शीत से जो कम ठंडा है, कुछ गर्म है, शीत से कुछ गर्म है, यानी कि शीतोष्ण, वो क्या कहलाया? शीतोष्ण। शीतोष्ण कटिबंध। ये शीतोष्ण कटिबंध इधर हो गया, ये शीतोष्ण कटिबंध इधर हो गया, ये शीत कटिबंध हो गया। इधर भी शीत कटिबंध और ये भी शीत कटिबंध। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या किया गया? पृथ्वी को कटिबंध के अंदर सूर्य के सापेक्ष स्थिति के अंदर बांटा गया। अब अपने तो क्या ध्यान में रखते हैं
अपने तो ये ध्यान में रखना है कि सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति क्या है। तो अब इसमें देखना पड़ेगा कि राजस्थान है कहां पर। तो इसमें राजस्थान है कहां पर, तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या पढ़ते हैं हम, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य पड़ते हैं। अब इसको इसके अंदर लागू करेंगे अपने, तो कर्क रेखा का अक्षांश क्या है, 23 डिग्री 30 मिनट है। और राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कहां से शुरू हो रहा है, 23 डिग्री 3 मिनट से शुरू हो रहा है। यानी कि अगर यहां पर अपने देखें तो राजस्थान का थोड़ा सा भाग तो किस में आ रहा है, उष्ण कटिबंध में आ रहा है। ये 23 डिग्री 30 मिनट है और 23 डिग्री 30 मिनट है, ये 23 डिग्री है। तो 23 के बाद में 23 डिग्री 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, यानी कि कुछ क्षेत्र इससे नीचे हो गया ना। तो कुछ भाग तो किस में आया, इधर उष्ण कटिबंध में आया, और ऊपर वाला भाग ऊपर कहां तक विस्तार है, 30 डिग्री 12 मिनट। तो बाकी सारा राजस्थान किस में आ गया, इस शीतोष्ण कटिबंध में आ गया। बात समझ में आई है। ये तो हो गया अपने इस वर्गीकरण के अनुसार कि राजस्थान का अधिकांश भाग है वो शीतोष्ण कटिबंध में, और राजस्थान का थोड़ा सा भाग डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला भाग उष्ण कटिबंध, हाँ कर्क रेखा से नीचे वो कौन से कटिबंध में, उष्ण कटिबंध में, इसके हिसाब से। अब इसमें देखते हैं अपने, इसमें ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा का हमने लिखा 23 डिग्री 30 मिनट, और राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से, यानी कि फिर थोड़ा सा किस में चला गया, उष्ण कटिबंध में चला गया, कर्क रेखा से नीचे वाला भाग। और बाकी सारा भाग किस में आ गया, तो बाकी सारा भाग है वो कौन से कटिबंध में चला गया, उपोष्ण कटिबंध में चला गया। ये 40 डिग्री तक है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है वो 30 डिग्री 12 मिनट तक है। तो इस हिसाब से राजस्थान सूर्य के सापेक्ष कहां पर आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि सूर्य के सापेक्ष जो राजस्थान की स्थिति है वो 3 प्रकार से अपने सामने आती है। एक तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान का कुछ भाग है वो कौन से कटिबंध में, उष्ण कटिबंध में। बाकी या तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान का भाग है वो उपोष्ण कटिबंध में, या हम क्या कह सकते हैं कि राजस्थान का भाग है वो कौन से कटिबंध में, शीतोष्ण कटिबंध में। कैसे, हाँ हाँ, ये उपोष्ण, ये ऐसा क्यों है ये मैं बता देता हूँ। अलग अलग ऐसे है कि जैसे मान लो 2 भाई है, उनकी सोच एक जैसी तो नहीं है। ये वर्गीकरण भूगोलवेताओं ने दिया, जो रोमन भूगोलवेता हुए ना बहुत पुराने समय के अंदर, यानी कि अपने आपने नाम सुना होगा, जैसे अरस्तु का नाम सुने, अरस्तु प्लेटो, उनके समय से ये वर्गीकरण शुरू हो गया था। तब तक भूगोल कोई अलग विषय नहीं था, भूगोल सामाजिक विज्ञान के अंदर शामिल करते थे इसको, तब से ये वर्गीकरण किया गया था। बाद में एक विद्वान होते हैं इरेटोस्थनीज, उन्होंने भी वर्गीकरण इसमें संशोधन, बाद में धीरे 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 संशोधन होता जाता है, लेकिन अपने ऐसे नहीं कह सकते कि ये प्रॉपर किसी एक विद्वान ने दिया। अभी देखो, अभी बताता हूँ ना। अब देखो प्रश्न क्या आएगा, प्रश्न आएगा कि राजस्थान का अधिकांश, राजस्थान कौन से कटिबंध में स्थित है। अगर प्रश्न आए कि राजस्थान कौन से कटिबंध में स्थित है, अपने पास ऑप्शन है, एक नंबर पे है उष्ण कटिबंध, 2 नंबर पे है उपोष्ण कटिबंध, 3 नंबर पे है शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। तो अगर 4 नंबर ऑप्शन होगा तो होगा सभी, या तो प्रश्न आएगा ऐसा, तो सभी वाला उत्तर होगा, क्योंकि थोड़ा सा भाग उष्ण में भी है, अपने करके देखा, ये उष्ण के अंदर है, उपोषण में भी है, वो देखो उपोषण के अंदर है, और शीतोष्ण के अंदर भी है, ये यहाँ पे है। अब प्रश्न आए कि राजस्थान का अधिकांश भाग, राजस्थान का अधिकांश भाग स्थित है। अब अपने को ऑप्शन दे, 1 नंबर पे दे शीत, 2 नंबर पे दे उष्ण, 3 नंबर पे दे अपने को शीतोष्ण, 4 नंबर दे दे जैसे उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं, है ना। ऐसा प्रश्न आ जाए तब हम कौन से ऑप्शन पे जाएंगे, तब हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, शीतोष्ण हो जाएगा। अगर प्रश्न यही है, इसमें शीतोष्ण की जगह क्या लिखा हुआ है, उपोष्ण लिखा हुआ है,
एक बात निश्चित है कि उपोष्ण और शीतोष्ण साथ में नहीं आएंगे। अगर साथ में आएंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा ए और बी दोनों, ध्यान रखना, ठीक है। उपरोक्त सभी, अगर ये उपरोक्त सभी लिखा हुआ है तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। अगर उपोष्ण कटिबंध है, उपोष्ण और शीतोष्ण दोनों दे रखे, हाँ, तब ए बी दोनों नहीं होगा, यहाँ पे 2 और 3 क्या हो जाएगा, 2 व 3 दोनों, ए व बी। तो यानी कि अगर ऊपर ये नाम लिखे होते तो ए व बी वैसे हाँ हो जाते। तो इस प्रकार से क्या है, प्रश्न आता है यहाँ से। तो हम लिखेंगे कि सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति कहाँ कहाँ है। तो हमने बना के देख लिया कि कहाँ कहाँ है। ये डायग्राम बनाने की वैसे कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जलवायु जब पढ़ते हैं तब मैं इनको दोबारा बनाऊंगा, क्योंकि जलवायु के अंदर इन्हीं के ऊपर चलेगा सारा काम। तो हम सिर्फ एक बात नोट कर देते हैं यहाँ पर, सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति में इसमें नोट कर देंगे कि राजस्थान का उष्ण कटिबंध के जो अंदर भाग पड़ता है, एक तो उष्ण कटिबंध में पड़ता है, तो उष्ण कटिबंध में कौन सा भाग पड़ता है, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा, या हम ऐसे कह सकते हैं कि कर्क रेखा से दक्षिण वाला जो भाग है ना वो पड़ता है। दूसरी बात इसमें हम नोट कर सकते हैं कि राजस्थान का भाग है या तो कौन से कटिबंध में पड़ता है, उपोष्ण, या किस में पड़ता है, शीतोष्ण। ये सारा भाग है, कर्क रेखा वाले भाग को छोड़ के बाकी सारा भाग उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध में आएगा। अब इसके बाद हमें एक और चीज पढ़ते हैं, दिन का बड़ा होना, दिन का छोटा होना। राजस्थान में सबसे बड़ा दिन कब होता है, राजस्थान में सबसे छोटा दिन कब होता है, तो ये सूर्य है, ये क्या है, ये सूर्य है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। और पृथ्वी जो चक्कर लगाती है उसकी हम 4 स्थितियां बना लेते हैं। कितनी स्थितियां बना ली हमने, 4 स्थितियां बना ली। 4 स्थितियों के अंदर हम नोट कर लेते हैं कि ये है 21 मार्च, ये जो स्थिति है ये 21 मार्च की है। ये स्थिति है 21 जून की, ये स्थिति है 23 सितंबर की, और ये जो स्थिति है ये है 22 दिसंबर की। देखो ये नोट कर लिया क्या आपने, सबसे पहले अपनी बात करते हैं 21 मार्च की। 21 मार्च की क्या विशेष बात होती है, देखो एक मैं यहाँ पे एक डायग्राम और बना देता हूं। ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। देखो 21 मार्च को जो सूर्य होता है ना, 21 मार्च को सूर्य होता है भूमध्य रेखा पे। 21 मार्च को सूर्य कहां पे होता है, भूमध्य रेखा पे सीधा चमकता है, जिसलिए पूरे विश्व के अंदर दिन और रात एक समान होते हैं। इस 21 मार्च के बाद में सूर्य की किरणें धीरे धीरे कर्क रेखा पर पड़ने लगती है, और कर्क रेखा पर जो सीधी पड़ती है वो पड़ती है 21 जून की सीधी पड़ती है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध के अंदर दिन क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और रात क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। इसके बाद 21 जून के बाद में धीरे धीरे सूर्य वापस भूमध्य रेखा की ओर आने लगता है, और 23 सितंबर को जो सूर्य की किरणें वापस भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है। इसलिए फिर विश्व के अंदर दिन और रात की अवधि क्या हो जाती है, एक समान हो जाती है।
और 23 सितंबर के बाद में सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध के अंदर सीधी पड़ने लगती है, जिस कारण उत्तरी गोलार्ध के अंदर यानी कि हमारे दिन छोटा होने लगता है, रात बड़ी होने लगती है। और इस प्रकार से ये 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें हैं वो मकर रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ती है। इसलिए यहाँ पर सबसे बड़ा दिन होता है, यहाँ पर सबसे बड़ी रात होती है। अब ये कैसे होता है? एक तो ये बना दिया हमने कि ठीक है इतनी इतनी तारीख को ये कंडीशन होती है। अब ये होती कैसे है? ये पृथ्वी है, पृथ्वी ऐसे है, ये जो अपने देख रहे हैं ना, बिल्कुल इसी कंडीशन के अंदर है पृथ्वी, ऐसे ही रहती है इतनी झुकी हुई। ये जो आपको रेखा दिखाई दे रही है ना ब्लैक कलर के अंदर, ये है भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है? अब देखो भी सूर्य, ये सूर्य है, सूर्य की किरणें पड़ रही है तो सीधी कौन सी रेखा पे पड़ रही है? इस भूमध्य रेखा पे, क्योंकि भूमध्य रेखा उभरी हुई है बाहर की ओर, इसलिए इस पर सीधी पड़ रही है। कितनी तारीख को? 21 मार्च को। धीरे 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 जब ये पृथ्वी 365 दिन के अंदर सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है, एक साल के अंदर एक चक्कर लगाती है सूर्य का, तो जैसे जैसे ये इधर आएगी, देखो 21 जून को, 21 जून को जब आएगी ना, 21 जून को ये भाग थोड़ा नीचे हो गया और सूर्य के सामने ये कर्क रेखा वाला भाग आ गया जो भारत के अंदर से गुजर रही। कितनी तारीख है? 21 जून। अब देखो कि सूर्य की किरणें सीधी यहाँ पे पड़ रही है, तो यहाँ पे इस भाग में दिन बड़ा होगा और इस भाग के अंदर रात बड़ी होगी, दिन छोटा हो जाएगा। फिर धीरे धीरे ये पृथ्वी ऐसे घूमते घूमते क्या है, यहाँ पर आ जाएगी, इस जगह आएगी, तब ये भूमध्य रेखा वाला भाग बिल्कुल फिर सूर्य के क्या आ जाएगा? सामने आ जाएगा। जब ये सूर्य के सामने आएगा तो फिर पूरे पृथ्वी के ऊपर दिन और रात की अवधि क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी, एक समान हो जाएगी। और फिर घूमते घूमते ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा ना, तो अब देखो ये जो मकर रेखा है दक्षिणी गोलार्ध के अंदर, ये रेखा सूर्य के क्या है? सामने आ रही है, इसलिए यहाँ पर दिन बड़ा होता है दक्षिणी गोलार्ध के अंदर, इस भाग के अंदर, और उत्तरी गोलार्ध के अंदर दिन छोटा होता है और रात क्या होती है? बड़ी होती है। ये कंडीशन होती है। ये ऐसा क्यों होता है? ये इसीलिए होता है कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी थोड़ी सी इसका अक्षीय जो झुकाव है वो इस प्रकार से बना हुआ है। अगर बिल्कुल सीधी रहे पृथ्वी तब ये जो ऋतु परिवर्तन वाला जो स्थिति है वो नहीं बनेगी, सिर्फ इस कोणीय झुकाव के कारण के ये सारी स्थिति बनती है। अब देखो कि पृथ्वी घूमती है, जैसे मान लो कि पृथ्वी यहां पर है, अब देखो कौन सी रेखा सामने पड़ रही है? अब ये रेखा सामने पड़ रही है यहाँ पे, बिल्कुल दिन और रात की अवधि समान है। दिन और रात कैसे बनते हैं पृथ्वी के? इस प्रकार से घूमने से बनते हैं, अपने परिधि, अपनी जो इसकी जो क्या बोलते हैं केंद्र पे घूमने से बनते हैं, है ना, दिन और रात। ये कौन सी गति है? ये कौन सी गति है? ये परिभ्रमण गति है। ऐसे घूमती है ना पृथ्वी, ये कौन सी गति है? परिभ्रमण। और ये जो गति है ना, ये कौन सी गति है? परिक्रमण गति है। मंदिर में परिक्रमा लगाते हैं ना, तो ये सूर्य के चारों ओर क्या लगा रही है? ऐसे परिक्रमा ही तो लगा रही है। तो परिक्रमा जो करती है वो तो 365 दिन के अंदर एक बार पूरी करती है, और जो घूर्णन या परिभ्रमण करती है वो 24 घंटे के अंदर एक बार पृथ्वी ऐसे घूम जाती है। तो ये बात अपने को ध्यान है। अब इन स्थिति से क्या प्रभाव पड़ता है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो हमें एक तो पढ़नी है इसमें कर्क संक्रांति। क्या पढ़नी है अपने को? कर्क संक्रांति पढ़नी है, कर्क संक्रांति। एक अपने को पढ़नी है मकर संक्रांति, एक अपने को पढ़ना है बसंत विषु, बसंत विषु, और एक अपने को पढ़ना है शरद विषु। ये चार चीजें अपने को पढ़नी है, और इन चार चीजों से क्या प्रश्न आ सकते हैं राजस्थान के भूगोल में वो अपने फिर करके देखें। करें शुरू। सबसे पहले अपने एक नंबर पे लिखेंगे कर्क संक्रांति। ये आप डायग्राम बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, मैं इसमें थोड़ा सा और सही ढंग से लिख देता हूं। 21 मार्च को अपनी बात करें तो बसंत विषु,
बसंत विषु। 21 जून को कर्क संक्रांति। 23 सितंबर को शरद विषु। और 22 दिसंबर को मकर संक्रांति। ये पृथ्वी की 4 स्थितियां हो गई सूर्य के सामने। बसंत विषु। बसंत विषु। बसंत विषु का मतलब हो गया, विषु का मतलब हो गया विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। 21 मार्च को सूर्य की किरणें कौन सी रेखा पर सीधी पड़ती है, बताओ। 21 मार्च को इसे कर्क रेखा नहीं करनी है, ऐसे भूमध्य रेखा। ये भी डायग्राम बनाया था ना इधर, इसमें अपने ये तारीखें लिखी थी सारी। 21 मार्च और एक यहाँ पे लिखी थी 23 सितंबर, यहाँ पे लिखी थी 21 जून, और यहाँ पे लिखी थी 22 दिसंबर। ठीक है, तो 22 दिसंबर है मकर संक्रांति। ये 21 मार्च है बसंत विषु। ये है शरद विषु। शरद विषु, ये बसंत विषु। और ये है कर्क संक्रांति। ये नोट करिए। कर लिया नोट क्या? ये बात समझ में सबके आई है कि नहीं आई? वापिस बतानी है तो बता दो, वापिस बता देते हैं। आ गई समझ में? पहले भी पढ़ी थी क्या? नहीं पढ़ी कभी? सीधा ही पढ़ा था, कर्क संक्रांति मकर संक्रांति होती कैसे है वो भी तो पता होना चाहिए, है ना। भाई कर्क संक्रांति मकर संक्रांति होने का कारण क्या है? पृथ्वी का जो झुकाव है ना, उसी के कारण ये सारी स्थितियां बनती है। प्रश्न अभी करेंगे अपन। प्रश्न जैसे आ जाएगा, नॉर्मल क्वेश्चन आ जाएगा कि राजस्थान का सबसे बड़ा दिन कौन सा है ना। राजस्थान का सबसे छोटा दिन कौन सा है? राजस्थान की सबसे बड़ी रात कब होती है? राजस्थान में सबसे बड़ा दिन होता है वो कितने घंटे और कितने मिनट का होता है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और कर्क रेखा है, उसकी बात कर लेंगे। कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है राजस्थान में, कितने जिलों से गुजरती है, कितने किलोमीटर लंबाई है, नो शेडो जोन किसे कहते हैं, ये प्रश्न आते हैं। हाँ, तो ये बना लिया होगा।
आगे अपने हेडिंग लगाते हैं, कर्क संक्रांति पढ़ लेते हैं सबसे पहले। कर्क संक्रांति। कर्क संक्रांति, तो बताओ कर्क संक्रांति है ये कितने तारीख को होती है? कितनी तारीख है कर्क संक्रांति? 21 जून। तो इस दिन होता क्या है कि इस दिन सूर्य की जो स्थिति होती है वो कर्क रेखा पर सीधी होती है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, इसलिए इसे कर्क संक्रांति बोलते हैं। एक कर्क संक्रांति कहने का कारण ये भी है कि इस समय जो सूर्य की स्थिति होती है वो कर्क राशि में होती है, इसलिए भी इसे कर्क संक्रांति बोल देते हैं। इसका फायदा क्या मिलता है कि सूर्य की किरणें जब यहाँ इस गोलार्ध में सीधी पड़ेगी तो उत्तरी गोलार्ध का वो सबसे क्या होगा, बड़ा दिन होगा। अब एक दिन के अंदर घंटे तो 24 ही होते हैं, घंटे कितने होते हैं? 24 घंटे होते हैं। सबसे बड़ा दिन है, यानी मान लो कि 14 घंटे का दिन हो गया। दिन कितने घंटे का हो गया? 14 घंटे का दिन हो गया, यानी कि सूर्य की अवधि है वो 14 घंटे हो गई। तो पीछे रात कितने घंटे की बचेगी? 10 घंटे की बचेगी। तो रात छोटी हो जाएगी, दिन क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो लिख देते हैं इसमें कि इस दिन सूर्य की स्थिति कर्क रेखा पर लंबवत होती है, लंबवत होती है। इस दिन सूर्य की स्थिति कर्क रेखा पर लंबवत होती है, इसलिए इसे कर्क संक्रांति कहा जाता है, कर्क संक्रांति कहा जाता है। सूर्य की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। उत्तरी गोलार्ध में दिन तो क्या होता है, इस दिन बड़ा होता है। दिन बड़ा हो गया तो रात क्या होगी? छोटी होगी। एक ये बात अपने को ध्यान में रखनी। और 21 जून को 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की थी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 2015 में 21 जून से। और पहले जो स्कूल है वो 21 जून को लगते नहीं थे, अब जो स्कूल है वो 21 जून से पहले ही शुरू हो जाते हैं और 21 जून के दिन है वो स्कूल में बच्चों को बुलाया जाता है। तो हम लिखेंगे कि 21 जून 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 21 जून 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। एक ये बात अपने को ध्यान में रखना। उत्तरी गोलार्ध में अपने दिन की बात करें तो 13 घंटे 27 मिनट का। राजस्थान की अपने बात करें तो राजस्थान में दिन कितना बड़ा दिन होता है? 13 घंटे 27 मिनट, 13 घंटे 27 मिनट का। अब एक बात और अपने को देखनी है कि सूर्य बिल्कुल के सर पे होता है। जब सूर्य सर पे होगा तो परछाई बनेगी क्या?
परछाई नहीं बनेगी। क्या पूरे विश्व के अंदर ही परछाई नहीं बनेगी उत्तरी गोलार्ध के अंदर? ऐसा नहीं है, कर्क रेखा के आसपास वाले क्षेत्र में परछाई नहीं बनेगी। और जहां परछाई नहीं बनती है उसे बोलते हैं नो शेडो जोन। प्रश्न आ सकता है कि नो शेडो जोन क्या है? तो नो शेडो जोन वह क्षेत्र है जहां क्या है, परछाई नहीं बनती। किस दिन? उत्तरी गोलार्ध के अंदर कर्क संक्रांति के दिन 21 जून के दिन। तो लिख देंगे इस दिन, इस दिन जिन क्षेत्रों में सूर्य की लंबवत स्थिति के कारण, सूर्य की लंबवत, लंबवत यानी कि सीधा, लंबवत, लंबवत स्थिति के कारण, लंबवत स्थिति के कारण परछाई नहीं बनती, परछाई नहीं बनती, वह क्षेत्र, वह क्षेत्र नो शेडो जोन, नो शेडो जोन कहलाता है। इंग्लिश का शब्द है नो शेडो जोन। नोट कर लिया सभी ने? अब अपने इसको और देखते हैं आगे। देखो लगभग हम कह सकते हैं यहां से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। तो सूर्य की किरणें तो कर्क रेखा तक ही सीधी पड़ती है, इससे आगे सीधी नहीं पड़ती। तो अगर प्रश्न आए कि राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें कौन से जिले में पड़ती है, तो उत्तर कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा ऑप्शन में नहीं है, तब उत्तर होगा डूंगरपुर। ठीक है, तो एक बात तो ये नोट करते हैं कि राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें, सीधी किरणें बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के बाद में डूंगरपुर, डूंगरपुर में पड़ती है। अगर प्रश्न हो कि राजस्थान में, राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक, सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें कहां पड़ती है? तो गंगानगर। गंगानगर ऑप्शन में नहीं है तो हनुमानगढ़। तो उत्तर क्या होगा? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ भी नहीं है तो चूरू भी कर सकते हैं, चूरू नहीं है, चूरू नहीं है तो अनूपगढ़ भी हो सकता है। यानी कि इधर ज्यादा तिरछी पड़ती है और इधर से इस साइड में आते हैं तो धीरे धीरे सूर्य की किरणें वो सीधी पड़ने लगती है, और यहाँ से इस और तिरछापन है वो बढ़ता जाता है। ये अपने को ध्यान में रखना। तो दो बातें अपने को यहाँ पर ये ध्यान में रखना। फिर अपने बात कर लेते हैं कि कर्क रेखा की लंबाई कितनी है राजस्थान में? राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितने किलोमीटर है? 26 किलोमीटर है, 26 किलोमीटर है। सर्वाधिक है वो बांसवाड़ा के अंदर है,
और न्यूनतम है वो डूंगरपुर के अंदर है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रख सकते हो कि सर्वाधिक सर्वाधिक है बांसवाड़ा। कुछ किताबों में मिलेगी आपको 23 किलोमीटर लिखी हुई मिलेगी, और न्यूनतम न्यूनतम है डूंगरपुर। डूंगरपुर में है इस हिसाब से फिर 3 किलोमीटर। हाँ जी, 25 तो फिर पीछे एक बचेगा। हाँ दे रखा है वो, पर 26 ही मिलता है अपने को ज्यादा, तो अपने 26 ही मान के चलते हैं। अगर 26 ऑप्शन, हाँ जी, ऐसे भी दे रखा है क्या? तो हो सकता है वो भी कोई आधार पे दिया होगा, लेकिन मैंने तो यही पढ़ा है, 26 टोटल पढ़ा है और 23 और 3 पढ़ रखा है, तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप वो भी थोड़ा ध्यान में रख लेना कि इसमें कितनी बता रखी है, कहीं 25 और इसमें कितनी बता रखी है, 1 बता रखी है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी थोड़ा सा अपने के ध्यान में रख लेंगे, बाई चांस कोई क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि कोई ऑथेंटिक नहीं है ये बातें, ये बस गाइड के अंदर लिखी हुई है, वहीं से अपने पढ़ते हैं। तो इसमें कोई सा भी सही हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते इन्हें। तो ये अपने को बातें यहाँ पे थोड़ी माननी पड़ेगी। तो ये हो गई अपने कर्क रेखा या कर्क संक्रांति। कर्क संक्रांति के बाद में हम पढ़ लेते हैं, पहले मकर संक्रांति पढ़ लेते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, फिर उनके बारे में बात कर लेंगे। ये नोट कर लिया सभी ने? मकर संक्रांति, अगली हेडिंग लगाते हैं, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति कितनी तारीख को होती है? 22 दिसंबर को। ठीक है, 22 दिसंबर में ऑप्शन ऑप्शन ले हो ना, 22 दिसंबर, फिर आप 14 जनवरी की ओर जा सकते हो। ठीक है, अगर प्रश्न भूगोल का है तो 22 दिसंबर ही है, अगर प्रश्न कल्चर का है तो जनवरी में जाएंगे, अन्यथा नहीं जाएंगे। तो इस दिन क्या विशेष बात होती है? मकर संक्रांति के दिन सूर्य की किरणें कहां पर सीधी पड़ती है? मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, इस रेखा पर, ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, इस मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। कितनी तारीख को? 22 दिसंबर को। अब इस भाग के अंदर सूर्य की किरणें यहाँ पे सीधी पड़ रही है, तो नॉर्मल सी बात है कि इस भाग के अंदर दिन बड़ा होगा और रात क्या होगी? छोटी होगी। अब यहाँ दिन बड़ा होगा तो इस भाग में रात क्या होगी? बड़ी होगी, रात बड़ी हो जाएगी। बात देखो, इसमें देख लेते हैं अपने कि कर्क रेखा जब पड़ी थी, कर्क संक्रांति, तब सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी पड़ रही। अब यहाँ पर सीधी पड़ रही है तो वो यहाँ पहुंच रही है क्या? नहीं पहुंच रही, यहाँ दिन बड़ा है, यहाँ रात बड़ी है। अब सूर्य की जो किरणें हैं, वो सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी पड़ रही है, इस जगह सीधी पड़ रही है, तो इस भाग में दिन बड़ा है। अब यहाँ दिन बड़ा है तो नॉर्मल सी बात है कि यहाँ रात बड़ी होगी, दिन छोटा होगा, है ना? तो ये बात इसमें ध्यान रखना। तो लिख देते हैं इसमें, इस समय सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, लंबवत पड़ती है, या हम कह सकते हैं सीधी पड़ती है। यह दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा है तो नॉर्मल सी बात है, रात छोटी होगी। इस दिन
उत्तरी गोलार्ध में इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है। सबसे बड़ी क्या होती है? रात होती है। बस इतना सा ध्यान रखना है कि उत्तरी गोलार्ध में अगर दिन बड़ा है ना, तो दक्षिणी गोलार्ध में रात बड़ी है। अगर दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा है तो उत्तरी गोलार्ध में रात बड़ी है। बिल्कुल उसका उल्टा होगा, ये बात ध्यान में रखो। दो चीजें और पढ़ लेते हैं आज। एक इसके बाद में अपने पढ़ते हैं बसंत विषु। बसंत विषु, बसंत विषु यानी कि 21 मार्च। 21 मार्च की बात हो रही। मार्च के अंदर अपने बात करें तो फरवरी के बाद में मार्च बसंत का जो समय होता है, और उसके बाद में धीरे धीरे गर्मी स्टार्ट हो जाती है। तो इस 22 दिसंबर के बाद में जो सूर्य की किरणें वो धीरे धीरे पुनः भूमध्य रेखा की ओर सीधी पड़ने लगती है, और 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर बिल्कुल क्या पड़ती है? सीधी पड़ती है। अब 22 दिसंबर अपने के बड़े दिनों की छुट्टियां, सबसे बड़ा दिन कौन सा है? 22 दिसंबर है दक्षिणी गोलार्ध का। उसके बाद में अपने दिन बड़े होने लग जाएंगे और उनके दिन छोटे होने लग जाएंगे। तो 22 दिसंबर के बाद में अपने दिन क्या होते हैं? बड़े होने लग जाते हैं, इसलिए अपने को बड़े दिनों की छुट्टियां मिलती है। दिन बड़े होने लगते हैं, छोटे नहीं होने लगते, बड़े होने लगते हैं। तो बसंत विषु, इस दिन सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ने लगती है, या सीधी पड़ती है, सीधी पड़ती है। संपूर्ण पृथ्वी पर दिन व रात की अवधि क्या होती है? समान होती है। प्रश्न ये भी तो आ सकता है कि पूरे विश्व में या पूरी पृथ्वी पर साल में कितनी बार दिन और रात की अवधि समान होती है? कितनी बार? 2 बार। 2 बार समान होती है। एक तो कब होती है? 21 मार्च को, और दूसरी कब होती है? 23 सितंबर को। तो संपूर्ण विश्व पर दिन व रात की अवधि क्या होती है? समान होती है। और इसके बाद में उत्तरी गोलार्ध के अंदर बसंत ऋतु का आगमन होता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है? बसंत विषु रखा गया है। लिख देंगे। तथा इसके पश्चात उत्तरी गोलार्ध में, हम कौन से गोलार्ध में रहते हैं? उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु का आगमन होता है। ये अपने हो गई बसंत विषु। और बसंत विषु के बाद हम पढ़ लेते हैं शरद विषु। शरद विषु, शरद विषु कब होता है? 23 सितंबर को। शरद विषु होता है 23 सितंबर को। बात सेम ही है कि पूरे विश्व में जो दिन और रात की अवधि समान होती है, क्योंकि सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती है?
भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है। सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत, भूमध्य रेखा पर लंबवत होती है। संपूर्ण विश्व में दिन व रात की अवधि समान, ये संपूर्ण विश्व दिखना था, संपूर्ण पृथ्वी भी एक ही बात है, संपूर्ण विश्व भी एक ही बात है। संपूर्ण विश्व में दिन रात की अवधि समान, दिन रात की अवधि समान। और इसके बाद में अपने जो ऋतु शुरू होती है वो होती है शरद ऋतु का आगमन होता है। इसके पश्चात शरद ऋतु का, शरद ऋतु का आगमन होता है। भी अपने पढ़ते हैं ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है, शरद ऋतु है, फिर शीत ऋतु है। अब इस मैप में अपने देखते हैं उस चीज को। 21 मार्च दिन और रात की अवधि समान। 21 मार्च के बाद में सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में सीधी पड़ने लगी और 21 जून को कर्क रेखा पर सीधी पड़ी, इसलिए उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात। फिर 21 जून के बाद में वापस सूर्य की किरणें धीरे धीरे भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने लगी। 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर फिर दिन और रात की अवधि पूरे विश्व में समान। उसके बाद में 23 सितंबर के बाद में जो सूर्य की किरणें वो सीधी दक्षिणी गोलार्ध में पड़ने लगती है। हमारे इस समय के शरद ऋतु शुरू होती है। शरद ऋतु यानी कि मीठी सर्दी बोलते हैं ना, जो दीपावली के आसपास की ऋतु होती है, उसकी बात हो रही है। उसके बाद में 22 दिसंबर मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। इस समय हमारे सर्दी होती है, शीत ऋतु होती है। 22 दिसंबर के बाद में उत्तरी गोलार्ध के अंदर वापस दिन धीरे धीरे बड़े होने लगते और 21 मार्च को अपने सूर्य की किरणें वो सीधी कहाँ पे पड़ती है, भूमध्य रेखा पर पड़ती है। फिर दिन और रात की अवधि समान हो जाती है और 21 मार्च के बाद में सूर्य उन्हें उत्तरी गोलार्ध में क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी। और एक फैक्ट और है इसके साथ में, अपने अगर उसको ध्यान में रखें तो है तो वो थोड़ा डीप, लेकिन पढ़ लेते हैं, अपने पढ़ ही रहे। तो एक फैक्ट ये है कि हमारे सर्दी के जो महीने हैं वो है दिसंबर और जनवरी, है ना। और हमारे गर्मी के महीने हैं मई और जून प्रमुख रूप से। आपने एक नाम ये नोट कर लिया ना सर, आपने नाम सुना होगा, एक तो अपसौर और एक सुना होगा उपसौर। एक अपसौर और एक उपसौर। क्या है अपसौर और उपसौर? एक अपसौर है और एक क्या है, एक है उपसौर। अपसौर का मतलब है पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है, सबसे नजदीक होती है। पृथ्वी सूर्य के क्या होती है, सबसे नजदीक होती है। और नजदीक कितनी तारीख को होती है, कितनी जनवरी को? 4 जनवरी, 3 जनवरी को ना, 3 जनवरी को। और अपसौर, अपसौर का मतलब है पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर होती है, दूरी पर होती है। कितनी तारीख को? 4 जुलाई को, ठीक है। नजदीक कब होती है? 3 जनवरी को। और दूर कब होती है? 4। ये बात तो शायद आपने याद कर रखी होगी, लेकिन 3 जनवरी और 4 जुलाई के बीच में टाइम कितना होता है, बता सकते हो कोई?
कितना टाइम है, कितने महीनों का टाइम है? 6 महीने है क्या? कितने महीने? 5 महीने? 6? चलो 6 मान लो। ये सूर्य है, ये सूर्य है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है ना, तो कौन से पथ पे चक्कर लगाती है वो? कैसा पथ होता है? अंडाकार होता है। सुना है आपने या नहीं? सुना ही नहीं है? नहीं सुना तो सुन लो। पथ कैसा होता है? अंडाकार होता है, इस प्रकार से ऐसा पथ है। ठीक है, लेकिन पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तब ऐसे नहीं है कि सूर्य बिल्कुल बीच में, उस पथ के बीच में नहीं है सूर्य, ऐसे चक्कर लगाती है। एक बार पास में आती है, फिर क्या होती है? दूर होती है। पास में कब होती है? ये स्थिति पास वाली है मान लो, है ना। ये यहाँ पे मान लेते हैं कि स्थिति पास वाली है, ये पृथ्वी है और ये स्थिति कितनी तारीख की है? 3 जनवरी की है। और फिर 1 साल के अंदर पूरा चक्कर करती है, तो 4 जुलाई को जो पृथ्वी होती है वो कहाँ पे होती है? ये इतनी दूरी पर होती है, ये सर्वाधिक दूरी है। और ये सबसे क्या है? न्यूनतम दूरी है, नजदीक स्थिति के अंदर है। नजदीक स्थिति कितनी है? 3 जनवरी। 3 जनवरी को अगर पृथ्वी सूर्य के नजदीक है तो गर्मी होनी चाहिए, एक सर्दी क्या होनी चाहिए? लेकिन होती क्या है? कहाँ होती है सर्दी? कहाँ होती है? उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में? अपने होती है। अपने क्यों होती है? क्योंकि इस समय सूर्य की किरणें कहाँ पड़ रही होती है? इस समय सूर्य की किरणें वो दक्षिणी गोलार्ध में सीधी पड़ रही है, इसीलिए अपने पढ़ते हैं भी। अपने यही तो पढ़ा कि 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी, इसलिए वहां पे क्या है? गर्मी है। और वहां जो गर्मी है ना, वो सामान्य गर्मी से 7% अधिक होती है। गर्मी कितनी अधिक होती है? 7% अधिक होती है। और अपने सर्दी होती है ना, जितनी सर्दी पड़नी चाहिए उससे 7% सर्दी हमारी कम होती है। क्यों? क्योंकि इस समय पृथ्वी होती है वो सूर्य की क्या होती है? पास में होती है। फिर अब बात करो 4 जुलाई की। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से क्या है? सबसे ज्यादा दूरी पर होती है। सबसे ज्यादा दूरी पर होती है तो क्या होनी चाहिए? सर्दी होनी चाहिए, लेकिन हमारे क्या होती है? हमारे गर्मी होती है। लेकिन हमारी जो गर्मी होती है ना, वो जितनी गर्मी होनी चाहिए उससे 7% कम होती है। कितने प्रतिशत कम होती है? 7% कम होती है, भले राजस्थान है भले भारत है, कहीं भी। और तो गर्मी इस समय कहाँ होती है? अपने सर्दी इस समय कहाँ होती है? भी ये स्थिति है जून की, जून जुलाई की मान लो। तो इस समय यहाँ पर तो यहाँ पे गर्मी है, और तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? सर्दी है। और पृथ्वी क्या है? दूर है। दूर है तो यहाँ पर 7% सर्दी क्या होगी? ज्यादा होगी। इतना अंतर आता है नजदीक दूर होने के कारण। भले राजस्थान हो, भले भारत हो, भले विश्व में अपने बात करें उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध।